जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 16 जून 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन बना है। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। तो इसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन हो गए हैं और पूरी तरह से बैन हुए हैं। तो ऑनलाइन खतरों से बचाने और बच्चों की मानसिक सेहत को सुरक्षित रखने के लिए यूनाइटेड किंगडम की सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन और पोलैंड, ये सभी देश भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर चुके हैं। कनाडा सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने का एक कानून। जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 16 जून 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। तो अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यह 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन कर दिए गए हैं और पूरी तरह से बैन किए गए हैं। तो बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने और उनकी मानसिक सेहत को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। आपको एक पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके बाद बहुत सारे देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन लगाया है, जैसे अभी मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने, ब्राज़ील, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन और पोलैंड ने। कनाडा सरकार ने अभी हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का एक कानून लाया है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसकी राजधानी लंदन है। चार्ल्स तृतीय यहाँ के राजा हैं। कीर स्टारमर प्रधानमंत्री हैं, लेबर पार्टी के हैं। उप प्रधानमंत्री हैं डेविड लेमी और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। और यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है और ये है दोस्तों नॉर्दर्न आयरलैंड और ये है स्कॉटलैंड। इनको मिला करके यूनाइटेड किंगडम बनता है। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जब आप जाएंगे तो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी मई माह की, तो इसको आप जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने देश में किस ईंधन के 100% शुद्ध रूप के उपयोग करने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा एथेनॉल। तो दोस्तों अब वाहनों में 100% एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि एथेनॉल का इस्तेमाल अब ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसकी मंजूरी हाल ही में केंद्र सरकार ने दी है। तो 100% शुद्ध एथेनॉल का मतलब है कि ईंधन में केवल एथेनॉल होता है और इसमें पेट्रोल या कोई अन्य मिश्रण नहीं मिलाया जाता है। शुद्ध एथेनॉल का उपयोग बढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है सरकार का, वो है देश के कच्चे तेल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना। एथेनॉल के इस्तेमाल से वाहनों से जो प्रदूषण होता है वो भी कम होता है, यानी कि अब वाहनों में 100% एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अभी जो आपके पास वाहन होंगे उनमें नहीं, बाकी आने वाले समय में इस प्रकार के वाहन के इंजन बनाए जाएंगे जिसमें एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनता है। गन्ना, मक्का, चुकंदर जैसी फसलों से जो शर्करा निकलती है उसका फर्मेंटेशन कराया जाता है, फिर इसके बाद एथेनॉल बनता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है या केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है, और इसके अन्य नाम भी हैं जैसे इथाइल अल्कोहल और ग्रीन अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये इसके नाम होते हैं। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 14 से 16 जून 2026 के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश की ऐतिहासिक यात्रा की है? आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है स्लोवाकिया, तो उसकी यात्रा पर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और उनकी यात्रा 14 से 16 जून के बीच में रही है। तो यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा है। उन्होंने यानी मोदी जी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की है। इससे पहले अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा स्लोवाकिया की यात्रा की गई थी, और 2026 में अभी फरवरी में स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति हैं वो AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए भारत आए थे। स्लोवाकिया के बारे में अगर हम बात करें तो यह मध्य यूरोप में स्थित है, और यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई कंट्री है, और ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी है, यूरो इसकी करेंसी है। रॉबर्ट फिको यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, पीटर पेलेग्रिनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। 1993 में जब चेकोस्लोवाकिया का विभाजन हुआ था तब ये स्वतंत्र देश बना था, और 2004 में ये यूरोपीय संघ का या यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना था, और 2004 में ही ये नाटो का मेंबर बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े भरतनाट्यम डांस लेसन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कोलंबो श्रीलंका में। तो दोस्तों कोलंबो श्रीलंका में संगमम 2026 समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर एक साथ 4,988 नर्तकों ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, पिछला रिकॉर्ड जो था वो 416 नर्तकों का था, जो कि फरवरी 2020 में बनाया गया था चेन्नई में, और अब नया रिकॉर्ड हो गया है 4,988 नर्तकों का, जिन्होंने भरतनाट्यम की प्रस्तुति प्रदान की है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु के मंदिरों में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें जो नृत्य होता है उसमें भक्ति भाव, राग ताल का संगम होता है। इसके अलावा इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है, और इसका जो प्राचीन नाम है वो है सदिर अट्टम। मुख्यतः शैव परंपरा और भगवान शिव के नटराज रूप से ये प्रेरित है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और प्रमुख नर्तक हैं इसके रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम और मल्लिका साराभाई। तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा उभरती तकनीकों, अनुसंधान और नवाचार में सहयोग बढ़ाना। तो देखिए अभी दोस्तों इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 को अपनाया गया है। याद रखिएगा कि मोदी जी अभी स्लोवाकिया और फ्रांस की यात्रा पर गए थे, तो कुछ समय के लिए वो फ्रांस की यात्रा पर भी गए थे, मतलब कुछ समय वो फ्रांस में भी रहे हैं। तो वहाँ पर इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 को अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीकों, अनुसंधान और इनोवेशन में सहयोग को बढ़ावा देना। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो भारत फ्रांस संयुक्त AI वर्किंग ग्रुप बनाएगा, ये घोषणा हुई है। इसके अलावा भारत और फ्रांस आने वाले 5 सालों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करेंगे, यानी 16 अरब डॉलर से बढ़ा करके 32 अरब डॉलर करेंगे। फ्रांस में UPI के विस्तार पर भी सहमति बनी है, और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में एरोनॉटिक्स और संबंध क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ घोषणाएं हुई हैं भारत और फ्रांस के बीच में। फ्रांस की बात करते हैं तो पेरिस किसकी राजधानी है, और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, यूरो यहाँ की करेंसी है। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास जो कि सेना का अभ्यास है, वरुण अभ्यास जो कि नौसेना का अभ्यास है, और गरुड़ अभ्यास जो कि वायुसेना अभ्यास है, ये सभी आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर लैंडर को अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए इसरो ने किस विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इसरो ने चंद्रमा पर लैंडर को ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली डेवलप की है, यानी डेवलप करने का निर्णय लिया है। तो इसमें क्या होगा कि जो
इसरो के द्वारा चंद्रयान भेजे जाते हैं तो उसमें जो लैंडर होता है वो अत्यधिक ठंड के कारण खराब हो जाता है। ठीक है, तो अब उस लैंडर को बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ इसरो काम करेगा। ठीक है, तो अभी जो चंद्रयान गया था, चंद्रयान 3, उसमें जो विक्रम लैंडर था वो 14 दिनों तक काम करता रहा, इसके बाद वो बंद हो गया। अब ऐसा प्लान कर रहा है इसरो कि इसको 200 दिन तक एक्टिव रखा जाए। चंद्रमा के तापमान की बात करें तो दिन में इसका जो तापमान है वो 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रात में इसका तापमान 0 से -129 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिन और रात की अवधि लगभग 14 पृथ्वी दिन के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में किस प्रस्ताव को राष्ट्रीय जनमत संग्रह में खारिज कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका नो टू ए स्विट्जरलैंड ऑफ 10 मिलियन एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड ने किस प्रस्ताव को राष्ट्रीय जनमत संग्रह में खारिज कर दिया है? आंसर हो जाएगा नो टू ए स्विट्जरलैंड ऑफ 10 मिलियन एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। तो इस प्रस्ताव को हाल ही में स्विट्जरलैंड में जो जनमत संग्रह हुआ था उसमें खारिज कर दिया गया है। देखिए स्विट्जरलैंड में है क्या कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो पहले जनता से पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें जनमत संग्रह करवाया जाता है, जिसे रेफरेंडम बोला जाता है। तो जनता से पूछा गया था इस प्रस्ताव के बारे में, ये जो नो टू ए स्विट्जरलैंड ऑफ 10 मिलियन और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, तो इसको वहाँ की जनता ने खारिज कर दिया है। अब इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि स्विट्जरलैंड की जनसंख्या को 2050 तक अधिकतम 10 मिलियन तक सीमित रखा जाए। तो इस बात को वहाँ की जनता ने खारिज कर दिया है। स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन सीधे लोकतंत्र पर आधारित है। हर संशोधन पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह होता है, यानी कि कोई भी संशोधन होता है वहाँ पर तो जनता से पूछा जाता है, जनता अपना मत रखती है और अगर जनता नकार देती है तो फिर वो कानून नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने किस रक्षा प्रणाली के लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? आंसर हो जाएगा मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, यानी BMD सिस्टम का हाल ही में सफल परीक्षण किया है DRDO ने। अब इसको आप सरल भाषा में समझने का प्रयास करिएगा। मान लिया कोई मिसाइल 5000 किलोमीटर से भारत की तरफ आ रही है या 2000 किलोमीटर से भारत की तरफ आ रही है, तो भारत ने ऐसे सिस्टम को डेवलप किया है, ऐसे सिस्टम का हाल ही में परीक्षण किया है जिसमें 5000 किलोमीटर से आ रही मिसाइल को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोला जा रहा है मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो इसके हाल ही में 3 सफल उड़ान परीक्षण किए गए हैं। तो इस टेस्टिंग में भारत की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के श्रेणी के जो खतरे हैं उनको रोकने की क्षमता का टेस्ट किया गया है। और इस प्रकार की क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। ठीक है, तो इससे पहले ये उपलब्धि अमेरिका, रूस, चाइना और इजराइल ने प्राप्त की थी। अब भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है, यानी कि अगर 5000 किलोमीटर की दूरी से कोई मिसाइल आ रही है या वहाँ से कोई खतरा है तो उसको नष्ट कर सकता है भारत। ठीक है, तो इस प्रकार की उपलब्धि भारत ने हासिल की है। और ये जो टेस्टिंग की गई थी इसमें DRDO ने AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ये जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं ये क्या काम करेंगी कि जो 5000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर से कोई मिसाइल आ रही होगी तो उसको आसमान में ही ख़त्म करने का प्रयास करेंगी। ठीक है, उसको वहीं पर ख़त्म करेंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय धाविका ने बनाया है? आंसर हो जाएगा पारुल चौधरी। तो दोस्तों भारतीय धाविका हैं पारुल चौधरी। तो उन्होंने फ्रांस में आयोजित मीटिंग निकाइया 2026 में 5000 मीटर दौड़ में 15 मिनट 4.26 सेकेंड का समय निकाल करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, यानी नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और सिल्वर मेडल हासिल किया है। और उन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। स्पोर्ट्स की बात हुई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत ने विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में 114 मेडल जीते हैं और पहला स्थान हासिल किया है।
पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 में भारत ने जीत हासिल की है। भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीती है। आर प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले इंडियन बने हैं। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब जीता है बैडमिंटन का। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव और महिला एकल का खिताब रूस की मिरा एंड्रीवा ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने इन्फेंट्री यूनिट्स यानी अपनी पैदल सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए किस टेलीस्कोपिक साइट के स्वदेशी उत्पादन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा मैप्रो X6। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये टेलीस्कोपिक साइट्स क्या होती है। तो आपने कभी जो हमारे सेना के जवान होते हैं उनकी बंदूक में इस प्रकार की दूरबीन टाइप की देखी होगी, तो इसे ही बोला जाता है टेलीस्कोपिक साइट्स। ठीक है, भारतीय सेना ने हाल ही में मैप्रो X6 टेलीस्कोपिक साइट्स के स्वदेशी उत्पादन को मंजूरी दी है, यानी अब इसको यहीं पर बनाया जाएगा। हालांकि ये कहाँ की है? इजराइल की है। अब इसको यहीं पर बनाया जाएगा। इससे क्या होता है कि जो टारगेट होता है उसको आसानी से देखा जा सकता है और उसको हिट किया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे, कॉम्बो पैक ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर करंट अफेयर्स और जीके की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था इंडिया। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इंडिया बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की आधिकारिक मुद्रा यानी ऑफिशियल करेंसी क्या है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।